वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब ये लड़की जो काफी जरा शॉक में थी, क्योंकि उसके ब्लेड्स को इतनी आसानी से काट देना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। और उसकी ऐसी रिएक्शन देखकर इचिरा कहता है कि उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही था, ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही, तो इसीलिए उसने यहाँ आने से पहले ही लड़ाई की तैयारी कर ली थी। और उसके इस ब्लेड का नाम है सेलेस लाइंडर, या आप सिर्फ इसे स्प्लेंडर भी बोल सकते हो। और क्विंसी सिर्फ एक ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जो कि ये है। और इचिरा के मुँह से क्विंसी का नाम सुनकर ये लड़की समझ जाती है कि इचिरा एक क्विंसी है। फिर वो इचिरा से कहती है कि क्विंसी तो वो क्लैन है जिस क्लैन को सोल रीपर्स ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब इचिरा आखिर सोल रीपर्स की ही मदद क्यों कर रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और इचिरा इस पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो पलक झपकते ही इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और ये लड़की इचिरा के इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके सभी पंख अचानक से टूट जाते हैं, जो देखकर ये लड़की भी शॉक में पड़ जाती है। असलियत में ये इचिरा के अटैक की वजह से हुआ, जिससे वो इस लड़की से कहता है, क्या तुम भूल गई, मैंने पहले भी तुम्हारे ब्लेड्स को काट के रखा है और वो कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हाई स्पीड वाइब्रेशन को उससे भी ज्यादा हाई स्पीड वाइब्रेशन ही काट सकती है या फिर उसे तोड़ सकती है। और मेरी ब्लेड एक चेनसो की तरह काम करती है, जिसकी रेशे 3 मिलियन ऑस्किलेशन पर सेकेंड वाइब्रेट करती है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पंख सिर्फ 1 या 1.5 मिलियन ऑस्किलेशन पर सेकेंड वाइब्रेट करती है, जो मेरे ब्लेड की स्पीड से आधी कम है। और इचिरा की ये बात सुनकर ये लड़की भी समझ गई थी कि उसके पंख अब किसी काम के नहीं, तो इसीलिए वो अपने पंख और हाथों को खोल देती है। और ये देखकर इचिरा भी हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोई भी अहंकार अपने रिलीज फॉर्म को इतनी आसानी से हटा सकता है। लेकिन इस पे ये लड़की क्लियर करती है कि उसने अपने पंखों को हटाया नहीं, बल्कि उन्हें त्याग दिया, यानी उनका बलिदान दे दिया। ये सुनकर इचिरा भी हैरान होता है। तो ये लड़की फिर से कंटिन्यू करती है कि अब वो चाहकर भी इस फॉर्म को वापस नहीं ले सकती। ये अहंकार या किसी भी एस्पारा की एक वीक पॉइंट है, जिसे वो चाहकर भी नहीं ठीक कर सकते। और ऊपर से उन्हें रिलीज फॉर्म में होने पर जो ताकत मिलती है, जब तक वो उन पूरे ताकतों को वापस अपनी जान पट्टों पे नहीं रखते, तब तक वो अपने रिलीज फॉर्म को नहीं छोड़ सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ये लड़की एनर्जी बचाने में बिल्कुल भी माहिर नहीं है, और उसके पास जो हाथ या पंख थे वो ज्यादा ही स्पेशल प्रेशर सोख लेते हैं, और अब वो किसी काम के भी नहीं, तो इसलिए उन्हें त्याग देना ही उसके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद वो अपने सारे स्पेशल प्रेशर को इकट्ठा करके एक नए अटैक फॉर्म को बनाती है। और ये देखकर इचिरा भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस लड़की के पास अब ज्यादा स्पेशल प्रेशर नहीं बचा। अगर वो ऐसे ही अपने स्पेशल प्रेशर को खर्च करती रही तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। और इचिरा की ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ आखिर क्या हो, क्योंकि अहंकार का जन्म ही लड़ने और अपने दुश्मन को मारने के लिए ही होता है, जो वो बखूबी करेगी। और ये बोलकर वो सीधे इचिरा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे इचिरा अपने ब्लेड से रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। और इसके बाद ये लड़की लगातार उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिससे इचिरा जैसे तैसे बचने लगता है। जिसके बाद इचिरा अपने ब्लेड पर पूरी जोर लगा के उस लड़की के ब्लेड पर थोड़ा खरोच दे देता है। और ये देखकर ये लड़की तुरंत अपने ब्लेड को पीछे हटा के उसके शेप को चेंज कर देता है, क्योंकि पहला शेप थोड़ा घायल हो गया था। और फिर वो लड़की इचिरा से कहती है कि उन दोनों की ब्लेड्स की एवरीथी सेम है, लेकिन उसकी ब्लेड इचिरा की ब्लेड के मुकाबले काफी बड़ी है, तो इस लड़ाई में इचिरा का जीतने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और ये सुनकर इचिरा उस लड़की से कहता है कि वो काफी गलतफहमी में है, क्योंकि उससे लगता है कि उसकी ब्लेड सिर्फ वाइब्रेशन को ही काटती है, जो कि सिर्फ 50% ही सच है। और ये सुनकर ये लड़की भी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिर इचिरा कहना क्या चाहता है। और अभी अचानक से इचिरा की ब्लेड उस लड़की के ब्लेड की रेशी को एब्जॉर्ब करने लगता है,
तुम्हें ये बात पता होना चाहिए लड़की कि ये क्विंसी अपने आसपास के रैशी को जमा करके एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और अगर बात रैशी जमा करने की हो तो इस पे मेरी ब्लेड सिले से अंदर सबसे ऊपर है और अब तुम्हारी रैशी काफी हद तक मेरी हो चुकी है, तो इस पे तुम्हारा हार मानना ही बेहतर होगा। लेकिन ये लड़की इचिडा की एक बात नहीं सुनती, जो सीधे उसके ऊपर टूट पड़ती है। तो इस पे इचिडा अपने ब्लेड को एक तीर और धनुष में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये देखकर ये लड़की शौक में पड़ जाती है कि आखिर ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। इचिडा अपने ब्लेड को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है और इचिडा जो उसके ऊपर एम करके अपने एरो को थ्रो कर देता है और वो एरो जो उस लड़की के ब्लेड को छेड़ते हुए सीधे उस लड़की के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे इस लड़की का काम भी तमाम हो गया। और इस अटैक के बाद भी ये लड़की मरी नहीं थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी है कि ना ही वो लड़ सकती है या ना ही वो हिल सकती है। और इचिडा जो इस लड़की को जिंदा देखकर भी उसे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर पैसे उससे कहता है कि अभी तक तो वो लड़की मरी ही नहीं, अगर वो उसे यहाँ जिंदा छोड़ के जाएंगे तो वो लड़की फिर से उनके ऊपर हमला करेगी। लेकिन इस पे इचिडा कहता है एक ओपोनेंट की जिंदगी जीतने वाले के हाथ पर होती है और यहाँ जीत मेरी हुई। मैंने उसके सोल सेन पर अटैक किया है जो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है, उसे जिंदा रहने देना शायद उसके लिए एक अपमान होगा, लेकिन इस लड़ाई में मैं जीता हूँ तो फैसला सिर्फ मेरा होगा। और चाहे वो मेरे पीछे आने की कोशिश भी करे, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं कि वो आके मुझसे लड़ पाए। और ये सुनकर पैसे भी समझ जाता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और ये लड़की जो अब काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इचिडा ने उसका अपमान किया, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती है सिवाय यहाँ पड़े रहने की। लेकिन तभी यहाँ पर वही एक्सक्यूवास आ जाते हैं जिन्होंने पहले मिसाइल को मारा था और अब बारी इस लड़की की है, जिसे भी वो टपका देते हैं। और इस तरफ साडो जो लगातार मार खा रहा था और उसकी पिटाई करने वाला अरंकार नंबर 107 है और इसका नाम गातेन बाइने मोस्क्यूदा है। वाह, इनकी नामाकरण की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं। खैर चलो, इस बंदे का नाम भी काफी डिफिकल्ट है तो इसमें मैं अपनी टेक्नोलॉजी लगाऊंगा और इसका एक निक नेम रखूंगा जो कि होगा जोपर बाबा। और मैंने इसका नाम इसके बालों से ही इंस्पायर होकर रखा है। तो अब जोपर बाबा से लड़ने के लिए साडो अपने हाथ को मेटल में ट्रांसफॉर्म करके जोपर बाबा के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन जोपर बाबा जो आसानी से साडो को रोक लेता है। और यही पर एक हैरानी वाली बात है कि जोपर बाबा को साडो के अटैक टेक्निक का नाम पता है जो कि है सोन्यूदा। और हैरानी वाली बात तो ये है कि साडो को खुद अपने अटैक टेक्निक का नाम नहीं पता, तो फिर इस जोपर बाबा को कैसे पता? दाल में कुछ काला है भाई। खैर ये बंदा अब भी आसानी से साडो की पिटाई कर रहा था और फिर वो साडो से कहता है बच्चे लड़ने का कोई फायदा नहीं, चल भाग यहाँ से, अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं तो बच जाऊंगा लेकिन तू मारा जाएगा, मार के तो दिखा भड़वे। और फिर ये बोलकर साडो इस बंदे के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन ये बंदा आसानी से साडो की पिटाई कर देता है, जिसके बाद भी साडो हार नहीं मानता और ये बंदा उसे पीटता ही जाता है। तुम बस ताकत इस्तेमाल कर रहे हो और बिना सोचे समझे मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बच्चे, ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मारे जाओगे। लेकिन साडो का मरने का कोई भी इरादा नहीं है, जो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए लड़ने के लिए रेडी होता है। यार तुम में दम तो है, तो चलो ऐसा ही। और ये बोलकर ये बंदा साडो के ऊपर एक पंच मार देता है, जिससे साडो काफी कमजोर पड़ गया था। लेकिन साडो भी कम थोड़ी ना था, वो बैक टू बैक इस बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है और लिटरली इस पंच से इस बंदे का थोपड़ा तक चेंज हो जाता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। और साडो की ये बात सुनकर जोपर बाबा कहता है देखो साडो, मैं तुम्हारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद अब मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो क्योंकि मुझे तुम्हें हरा के तुमसे आगे जाना है। और साडो ये बात बोल ही रहा था कि तभी जोपर बाबा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक दमदार पंच मार देता है, जिससे साडो जमीन पर गिर गया था। और ये बंदा बैक टू बैक उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है और साडो इस जानलेवा किक से जैसे तैसे बचता है। और अब साडो भी जोपर बाबा की पावर देखकर समझ गया था कि अब ये लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और इसके बाद ये दोनों फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। लेकिन तभी जोपर बाबा अपने हाथ पे एक डिवाइस को निकालता है, जिससे वो साडो के पेट पर एक जबरदस्त पंच मार देता है और इस पंच से
सादो की हवा भी निकल गई थी और जोपर बाबा जो सादो के ऊपर मल्टीपल घूसों की बारिश करने लगता है और लास्ट में एक फाइनल अटैक से सादो को जमीन पर सुला देता है और उसके जानलेवा अटैक का नाम है सिंटो। और फिर जोपर बाबा सादो से कहता है, मुझे पता है बच्चे, तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे हो, तुम ताकतवर हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे जैसे बंदे को ऐसे कमजोरों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। चलो अब नाटक बंद करो और उठो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो। लेकिन इस पर सादो कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर ये बंदा समझ जाता है कि सादो अब किसी काम का नहीं। तो फिर वो सादो को मारने के लिए उसके ऊपर फाइनल अटैक कर देता है। लेकिन ऐन मौके पर सादो की आंख खुल जाती है और वो तुरंत वहाँ से हट जाता है। और फिर सादो जोपर बाबा से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा था। असलियत में मुझे अपने असली ताकत के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन होइकु मुंडो में आने के बाद मुझे अपने असली पावर के बारे में एहसास हुआ और अब मैंने अपनी पूरी पावर को समझ लिया, तो मैं उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सादो का राइट हैंड एक ढाल में बदल चुका है, जो कि उसके हाथ की असली फॉर्म है, यानी उसकी असली ताकत। और सादो की इस फॉर्म को देखकर जोपर बाबा भी काफी हैरान होता है और अब सादो जो लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।